हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम करने वाले हैं क्लास 12 आसाम बोर्ड एग्जाम की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। और केमिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। किसके लिए? आसाम स्टेट बोर्ड ASSCB के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि तुम लोगों का कल है। आज मैं दे रहा हूँ न्यूमेरिकल्स का वाला वीडियो, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला वीडियो दे चुके हैं। हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में हम लोगों ने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस एंड जो टॉपिक्स हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जहाँ से आएगा क्वेश्चन, वो भी मैंने बोल दिया है। मैंने न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बोल दिया है कि कौन सा न्यूमेरिकल्स का टॉपिक तुम लोगों को पढ़ के जाना है। फिर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है, जो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ही रिपीट होता है, उन सबको मैं यहाँ पे लाया हूँ। इसमें से तुम लोगों का, अगर मान लो कि अगर तुम लोगों का 5 न्यूमेरिकल्स आ रहा है, तो 4 न्यूमेरिकल्स इसी टाइप का आएगा, जो आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो बिना किसी देरी के, क्योंकि कल ही तुम लोगों का एग्जाम है, ज़्यादा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग मैथ्स में जाएंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल्स है वो है ये। तो यहाँ पे द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किस किस का दिया हुआ है? NaCl, HCl, CH3COO का दिया हुआ है। मतलब ये खोलरोच लॉ वाला है, ठीक है। 126 ये चलो सबका वैल्यूज दिया हुआ है। एट 298 केल्विन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अभी एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। अभी हम लोगों को दिया क्या क्या हुआ है? सपोज मान लो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है CH3COO Na दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है एंड HCl दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे मुझे इन तीनों को मिक्स करके इसको अगर बनाना होगा तो क्या क्या करना होगा? देखो अच्छे से एक चीज देखना। सपोज मेरे पास ये तो चाहिए, CH3COOH तो चाहिए, तो मुझे यहाँ से ये उठाना है, ठीक है। फिर मुझे Na को हटाना है, ठीक है। ये डायरेक्ट इसी तरीके से हम लोग जब जब तुम लोगों का क्लास हो चुका होगा स्कूल में या ट्यूशन्स में, ये या फिर जब तुम लोग ये सॉल्यूशंस वाला वीडियो भी देखोगे हम लोगों के चैनल में, इसको ऐसे नहीं समझाया जाता है, ठीक है। इसका एक लॉजिक है, रीजनिंग है बिहाइंड इट। बट अभी तुम लोगों को जब अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कैसे तुम लोगों को लॉजिक लगाना है, ये मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। कि CH3COO तो चाहिए, CH3COO चाहिए मुझे, मतलब मेरे फाइनल प्रोडक्ट में। लेकिन मुझे ये Na नहीं चाहिए, Na नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, Na और HCl, मतलब Na की जगह पे मुझे H चाहिए, तो मैं Na और HCl को प्लस कर दूंगा। मतलब ये दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ, ऐसा कुछ बना देता हूँ, CH3COO Na भी है और प्लस में HCl भी है, तो मुझे H तो यहाँ पे चाहिए और मुझे N यहाँ पे सपोज अगर चला गया तो NaCl बन जाएगा। और मुझे ये NaCl नहीं चाहिए, NaCl को हटाना है, तो मुझे NaCl भी मेरे पास है, NaCl का वैल्यू मालूम है। तो मैं अगर माइनस NaCl कर दूँ, मतलब यहाँ पे माइनस NaCl कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? देखो CH3COO Na, सॉरी H यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3COOH मेरा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट तो मिल गया। Na सपोज यहाँ चला गया तो NaCl माइनस NaCl, तो NaCl माइनस NaCl वो मतलब खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ जो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो मुझे ये फॉर्मूला, मतलब ये वाला करना होगा, CH3COO Na प्लस HCl करना होगा और उधर में से NaCl को माइनस करना होगा। अभी खोलरोच लॉ का हम लोगों को पता है क्या होता है, कि लैम्डा डेल्टा, सॉरी कैपिटल लैम्डा नॉट m, सपोज ये है CH3COOH का, दैट विल बी इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को फॉलो करना है, कि लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COOH प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl। अब इनका वैल्यू तुम लोगों को पता है, तो पुट कर दो। कितना है? 91 है, 426.16 है और माइनस 126.45 है। तो अब इसको कैलकुलेट करने से 390.71 आ जाएगा। अभी यूनिट क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, इसको यूनिट दे देना और यहाँ तक ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन इजी होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स उतना भी टफ नहीं आता जैसा कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स आता है। बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं पड़ता है, सिर्फ थोड़ा सा सिंपल सा चीज़ें तुम लोगों को देखना पड़ता है कि कहाँ से क्या जा रहा है और क्या ऐड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे काइनेटिक्स के एक क्वेश्चन की तरफ, कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर
20% डिकम्पोजिशन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। इवन जो मॉडल क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था उसमें भी रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अराउंड 2015 में एक बार था, 16 में एक बार था, मॉडल क्वेश्चन में एक बार था। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है 40 मिनट्स 20 मिनट्स का थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड को यही रखता है, लेकिन 40 मिनट्स 20% को घुमा के देता है। कभी कभार 50 मिनट्स में 10% हो रहा है, ऐसा भी दे सकता है। कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। एक बार एक जनरल फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म सीख जाओगे तो सिर्फ वो वैल्यू चेंज करने से तुम लोगों को मिल जाएगा। अभी क्योंकि दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और देखना कि सॉल्यूशन मतलब ज़्यादातर काइनेटिक्स का जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा या डिराइवेशंस आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर ही बेसिस करके ज़्यादा आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी होता है। हाँ, क्या जानते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ से, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बोलता है कि k इज इक्वल टू 2.303 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, डिवाइडेड बाई t log a नॉट बाई ए नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ए नॉट कितना होगा, अभी यहाँ पे हम लोगों को ए नॉट एंड ए हम लोगों को पकड़ना होगा। देखो 40 मिनट्स में 20% डिकम्पोजिशन हुआ है। 20% डिकम्पोजिशन मतलब ऐसे पकड़ लेना कि मेरे पास अगर 100 था तो 20% डिकम्पोज हो गया, मतलब इनिशियली मेरे पास 100 था और अभी मेरे पास कितना है 100 माइनस 20 यानी 80, ठीक है। परसेंट में जब भी देगा तो यहाँ से 100 पकड़ लेना कि टोटल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है एंड कितना डिकम्पोज हुआ है उसको 100 में से माइनस करके लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.303 बाई टी लॉग, यहाँ पे t भी हम लोग बिठा सकते हैं, t विल बी व्हाट, t विल बी 40 क्योंकि 40 मिनट्स लगा है, लॉग a नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 80, so this will be 2.303 by 40 log 100 divided by 80 is 1.25, ठीक है 1.25। भाई क्वेश्चन में इसका दे दिया ही रहा होगा कि log 1.25 का वैल्यू कितना है, log 1.25 का वैल्यू है 0.096 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। 2.303 by 40 इंटू 0.09 यानी इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 0.00557 पर मिनट होगा, पर मिनट, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक तुम लोग अगर लेके आओगे तो फिर उसके बाद हम लोगों को हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टी हाफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी हाफ विल बी, हम लोगों को पता है 0.693 बाई के यानी 0.693 डिवाइडेड बाई ये कितना मिला हम लोगों को 0.00557, फिर इसको डिवाइड कर देना तो अराउंड आ जाएगा 124.4 मिनट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे है सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कभी कभार ना डायरेक्ट लॉग 1.25 का वैल्यू नहीं दिया रहा होगा, इसको थोड़ा सा ट्रिक लगा के करना पड़ेगा। कैसे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ लॉग का वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ कि कितना आ रहा था हम लोगों का 2.303 बाई सपोज 40 लॉग 100 बाई 80। कभी कभार तुम लोगों को डायरेक्ट लॉग 1.25 का वैल्यू दिया हुआ है तो तुम लोग डिवाइड करके तुम लोग वो वैल्यू पुट कर देना 0.0969 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। कभी कभार क्या हो जाएगा तुम लोगों को लॉग 10 का वैल्यू जो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है 1 है एंड सिर्फ लॉग 2 का वैल्यू दिया हुआ जाएगा, सिर्फ ऐसा दिया हुआ रहेगा कि गिवन लॉग 2 इज इक्वल टू 0.30, ठीक है, ऐसा दिया रहा होगा। तब हम लोग को क्या ट्रिक लगाना है, देखो इसको ऐसे करना है 2.303 बाई 40 लॉग 100 बाई 80 को मैं 10 बाई 8 लिख सकता हूँ 0 कैंसिल करके, फिर लॉग समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग इज नथिंग बट माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाई 40, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लॉग 10 माइनस लॉग 8 तोड़ के, फिर 2.303 बाई 40 लॉग 10 का वैल्यू मुझे पता है, सब छोड़ो लॉग 10 को लॉग 10 अभी रखने दो। फिर लॉग 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 8 को 2 क्यूब लिख सकता हूँ, फिर 2 क्यूब मतलब लॉग 2 क्यूब मतलब ये 3 इधर चलाएगा, ये 3 इधर चलाएगा, सो इट विल बी 2.303 बाई 40 लॉग 10 माइनस 3 लॉग 2। जैसे ही 3 log 2 आ गया, अभी हम लोग को log 2 का वैल्यू पता है, सिर्फ पुट कर दो 2.303 बाई 40 log 10 इज 1,
माइनस 3 इंटू 0.3010 ऐसा आएगा। तो इसको अगर तुम लोग जब प्लस करके मतलब डिवाइड करके देखोगे तो आ जाएगा 0.97। ठीक है, 0.97 आ गया। यहाँ पे भी हम लोगों का 1.25 का वैल्यू कितना है, 0.0969, 0.097 आएगा। ठीक है, तो 69 को हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट 7 मतलब करते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो वैल्यू सेम ही आएगा। ये वाला वैल्यू तुम लोगों का सेम ही आएगा, 124 पॉइंट समथिंग मिनट्स आएगा, तो 124 मिनट्स के आसपास ही आना चाहिए इसका वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा ट्रिक लगा के भी कर सकते हो। अगर तुम लोगों को लॉग 1.25 नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, लॉग 2 का वैल्यू से हम लोगों को करना होगा। ठीक है, देयर इज ए ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, दिस इज एन ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। Show that a first order reaction, the time required for completion of 99.9% is 10 times the half time। हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को लास्ट वीडियो में भी मैंने सजेस्ट किया था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। इसका भी एक जनरल फॉर्मूला दिखा देता हूँ। कभी कभार क्या देता है 99.9%, कभी 90% दे देता है। ठीक है, फिर हाफ लाइफ को नहीं दे के यहाँ पे सपोज 99% दे दिया, यहाँ पे 90% दे दिया, ऐसा भी होता है। तो हम लोग एक जनरल फॉर्मूला देखेंगे कैसा है। अगेन हम लोगों को क्या देखना है, टाइम कैसे दिया हुआ होता है, मतलब वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से ही हम लोग देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो वी नो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम लोगों को क्या पता है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई जो हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t। तो यहाँ से मैं t का वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, t का वैल्यू t इधर चला जाएगा, t यहाँ पे चला जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए। ये हो गया। अभी फर्स्ट थिंग हम लोगों को 99.9% जब कोई चीज़ कंप्लीट होता है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। समझ आया, मतलब सपोज मेरे पास अगर 100 था तो यहाँ से 99.9% तो खत्म हो गया, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, तो मेरे पास बचा कितना है 0.1 है, 0.1 ओनली, क्योंकि 100 माइनस 99.9 इज नथिंग बट 0.1। तो यहाँ पे मुझे 99% कंप्लीशन के लिए निकालना है। t 99.9% कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के। के का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, के का वैल्यू ऐसे लग दो, लॉग 100 बाई 0.1। इसको अगर 0.1 को मैं कर दूं तो इट विल बी, देखो पॉइंट ऊपर उठ जाएगा तो 1000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 इट इज नथिंग बट 1000। सो 2.303 के लॉग 1000 है, 1000 मतलब 10 का क्यूब। ठीक है, सो टी यहाँ पे कर रहा हूँ 99.9% विल बी नथिंग बट 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 10 का क्यूब। 3 इधर आ जाएगा, लॉग का ये प्रॉपर्टीज रहता है, तो 2.303 बाई के इंटू 3 लॉग 10। अभी लॉग 10 का वैल्यू है 1, सो हम लोग लॉग 10 का वैल्यू नहीं लिखने से भी चलेगा, लॉग 10 का वैल्यू है 1। सो 2.303 बाई के, ये हम लोगों का t 99.9% आया है। अभी हम लोगों को हाफ लाइफ भी जानना है, हाफ लाइफ कितना होता है, हाफ लाइफ इज नथिंग बट 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। ठीक है, इसको अगर तुम लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा इतना, क्या आ जाएगा 6.909 आ जाएगा डिवाइडेड बाई के। इसको मल्टीप्लाई कर देना तो और भी इजी हो जाएगा। यहाँ पे है 0.693, यहाँ पे है 6.909। अभी हम लोगों को क्या करना है, सपोज इसको तुम लोगों ने नंबर 1 दे दिया इक्वेशन, इसको नंबर 2 दे दिया। अभी कर लेना 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 करने से क्या आ जाएगा, t 99.9% डिवाइडेड बाई t हाफ आ जाएगा। सो इट विल बी 6.909 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई 0.693 डिवाइडेड बाई के। अभी देखो 6.909, यहाँ पे 0.69, 6.9 एंड 0.69 मतलब कितना का डिफरेंस है, अराउंड 10 का डिफरेंस है। के से तो के कट ही जाएगा, अराउंड 10 का डिफरेंस है, सो इट विल बी इक्वल टू 10। मैं लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 पॉइंट समथिंग, तो 10 लिख सकता हूँ मैं। तो t 99.9% विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ t हाफ। दिस इज वी आर सपोज टू प्रूफ। ठीक है, देयरफॉर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रूफ लिख देंगे। अगर सपोज t 90% ढूंढने के लिए दिया था तो यहाँ पे t 90% ढूंढ लेना। t 90% कितना आ जाएगा, इट विल बी 2.303 लॉग, सॉरी के लॉग
100/90% मतलब ओनली 10% इज लेफ्ट, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2.303/3, तो 3 टाइम्स आ जाएगा। देखना यहाँ पे जब तुम लोग करोगे तो 3 टाइम्स ऐसा वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। सो सिंपल सा क्या बात है, हम लोगों को इंटीग्रेटेड जो रेट लॉ है वहाँ से ही हम लोगों को सिर्फ निकालना है। पहले टी 99.9%, फिर उसके बाद अगर हाफ लाइफ है तो हाफ लाइफ, 90% है तो 90%, जितना परसेंट दिया हुआ है वो हम लोग निकालेंगे और फिर सिर्फ इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, सिंपल सा ही एग्जाम, मतलब सिंपल सा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछेगा, तो उसको लेके ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ इंटीग्रेटेड रेट लॉ से करना है, ये वाला चीज़ ध्यान में रख के जाना। कैसे कैलकुलेशन करना है ये ध्यान में रख के जाना। अभी क्वेश्चन पेपर में जैसा आएगा वैसा टाइप सिर्फ तुम लोगों को वैल्यू पुट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखो क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। उससे क्या हुआ, जब लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हुआ 0.40 केल्विन से। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज इतना, फाइंड द मोलर मास। हाँ मैंने बोला था मोलर मास ऐसा आता है फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, तो ऐसा ही है। अभी देखो क्या क्या गिवन है, मुझे पहले गिवन लिखना पड़ेगा। ठीक है, गिवन तो क्या क्या है, एक तो है उस 1.0 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अगर मैं वेट 1 पकड़ लूँ, ठीक है, वेट 2 पकड़ लो सॉलिड को, वेट 2 अगर मैं पकड़ लूँ इट विल बी 1 ग्राम। ठीक है, जनरली वेट 2 पकड़ते हैं इसलिए मैंने वेट 2 पकड़ लिया। डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब वेट 1, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इज नथिंग बट 50 ग्राम। और क्या दिया हुआ है, और है लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, डेल्टा टी एफ कितना है 0.40 केल्विन। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब के एफ दिया हुआ है कितना 5.12। अभी हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नथिंग बट के एफ इंटू वेट 2 इंटू मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 2 इंटू सॉल्वेंट। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोगों को क्या क्या है, सिर्फ वहाँ से हम लोगों को MM2 मतलब हम लोगों को चाहिए थे, MM2 को इधर लेके जाओ, मोलर मास ऑफ 2 यहाँ पे मेरे इस साइड में ले आता हूँ, तो KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई डेल्टा टी एफ इंटू W1। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, कितना आएगा 5.12 इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.40 इंटू 50। सो इट विल बी अराउंड, तुम लोग कैलकुलेट करके देखना 256 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो मोलर मास ऐसे कैलकुलेट करना है, सिंपल सही रहेगा, मैं बोल रहा हूँ सिंपल सही रहेगा। सिर्फ तुम लोगों को वेट 1 और वेट 2 कौन सा है, क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या है, ये जो फॉर्मूला है इसको अच्छे से याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला है, फ्रीजिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला है, ये सब देख के जाना। इजी क्वेश्चन ही आएगा, सिर्फ वैल्यूज पुट करना और कैलकुलेशन करना, सिर्फ कैलकुलेशन करने में जितना टाइम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the Van't Hoff factor for 5 gram of Na2SO4 dissolved in 45 gram of water causing a freezing point change of 3.80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कैसे करना है देखो, हम लोग पहले लिख लेंगे कि क्या क्या हम लोगों के पास गिवन है। तो गिवन क्या क्या है देखो, 5 ग्राम ऑफ Na2SO4 मतलब हम लोगों के पास वेट 1 है, कितना है 5 ग्राम। ठीक है, सॉरी वेट 2 है 5 ग्राम, फिर डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, तो वेट 1 कितना है 45 ग्राम, कॉजिंग अ फ्रीजिंग पॉइंट चेंज ऑफ 3.80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डेल्टा टी एफ है कितना है 3.80 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी क्या है, अभी हम लोगों के पास और क्या चाहिए होगा, के एफ चाहिए होगा। ठीक है, के एफ मतलब स्टैंडर्ड ऑफ वाटर। अभी के एफ तुम लोगों को कभी कभार ना यहाँ पे ही गिवन रहा होगा। ठीक है, कि स्टैंडर्ड जो वाटर के लिए है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वाटर के लिए वो होता है के एफ पर वाटर इज नथिंग बट 1.86 kg पर मोल। ठीक है, लेकिन कभी कभार ये नहीं दिया रहा होगा क्योंकि वाटर के बारे में है ना, तो वाटर का हम मतलब कभी कभार एग्जामिनर ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि तुम लोग ये वाला चीज़ बाय हार्ट करके जाओगे, मतलब लर्न करके जाओगे। सो ये वाला 1.86 होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है किलो kg पर मोल। ठीक है,
अभी मोलर मास हम लोगों के पास कितना होगा, मोलर मास हम लोगों को निकालना होगा, और दिया हुआ है Na2SO4 है, तो मोलर मास निकालो Na2SO4 का, कितना हो जाएगा, Na2 मतलब 2 इंटू 23 प्लस Na2S मतलब 32 प्लस O4 मतलब 4 इंटू 16, सो कैलकुलेट कर लेना, इट विल बी 142 ग्राम पर मोल Na2SO4 का, ठीक है। सो हम लोगों के पास सब आ चुका है। अभी फॉर्मूला क्या है, अभी फॉर्मूला वेंट फैक्टर का क्या था, जब वेंट फैक्टर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्म मतलब रिलेशन क्या था, इट इज डेल्टा TF इज नथिंग बट आई इंटू KF इंटू मास, ठीक है, मास। अभी मास कैसे कैलकुलेट करना है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, आई इंटू KF इंटू W2 into 1000 by molar mass of 2 into volume of water, ठीक है। ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स के बारे में था, मतलब मोलालिटी के बारे में था। मोलालिटी का फॉर्मूला यही था, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यही था। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, और फिर यहाँ से आई का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो आई को आई ही रहने दो अभी के लिए, मतलब आई को यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। फिर आई का वैल्यू तुम लोग अगर कैलकुलेट करके देखोगे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3.80 है, ठीक है, आई को आई ही रखने दो, KF कितना है 1.86 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, कितना होगा 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इज, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओ सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, 45 नहीं 142 इंटू 45, हाँ 142 इंटू 45, इसको अगर तुम लोग कैंसिल आउट करोगे, आई इंटू 1.86 इंटू 0.782 आ जाएगा, 3.80 था ना, तो आई का वैल्यू यहाँ पे लास्ट ऑफ ऑल तुम लोग कैलकुलेट करके निकालोगे कि अराउंड 2.6 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 2.5 2.6 के आसपास आ जाएगा। एक बार देख लेना कैलकुलेशन, मैं क्विकली कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग जब ये वाला प्रैक्टिस करोगे तो एक बार अच्छे से कैलकुलेशंस देख लेना, ठीक है, कुछ ऐसा ही आएगा, आई इज इक्वल टू 2.6 के आसपास ही आ जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला ऐसे करके करना है। वेंट ऑफ फैक्टर कभी कभार अगर बॉइलिंग पॉइंट का भी पूछ लिया, वो भी सिंपल है, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आई इंटू KB इंटू एम होगा, ठीक है, मोलालिटी का होगा, तो मोलालिटी का ऐसे ऐसे पुट करके देखना, ठीक है। तो नथिंग बट ये जो हम लोगों का फॉर्मूला है, ये अच्छे से देख के जाना होगा, क्योंकि डाटा तुम लोगों का चेंज रह सकता है, लेकिन फॉर्मूला सेम ही रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम ही रहेगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। और एक मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, रिप्रेजेंट्स द सेल, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में ही हम लोग बात कर रहे थे पहले भी, ठीक है। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे जो मैं बोल रहा था नर्स्ट इक्वेशन का जो EMF कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिएक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी किसी का चेंज रह सकता है, मेटल थोड़ा चेंज रह सकता है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसा रहेगा, ठीक है। कभी कभार रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दिया रहा होगा, तुम लोगों को सिर्फ कैलकुलेट करना होगा, कभी कभार ऐसा पूछेगा कि रिप्रेजेंट करो फिर कैलकुलेट करो, तो मैंने यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन उठाया, ये शायद 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसके लिए तुम लोगों को पहले ये वाला रिएक्शन को देखना है कि MgS है प्लस 2Ag पॉजिटिव है, 0.01 मोलर, दैट इज गेटिंग चेंज्ड इनटू Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव 0.13 मोलर एंड 2Ag, ठीक है, 2Ag में चेंज हो रहा है। यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितना होगा, ये वाला तुम लोग एक बार देख लेना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड यहाँ पे n होगा 2, ठीक है, n होगा 2। नेक्स्ट हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाई चांस अगर तुम लोगों को नहीं पता, ऑक्सीडेशन वाला जो स्टेप है, ठीक है, मतलब एनोड में जो होता है, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम लोग लिखते हैं लेफ्ट में, ठीक है। एंड जो फिर उसके बाद आता है सॉल्ट ब्रिज, फिर उसके बाद आता है सॉल्ट ब्रिज, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, कैथोड वाला पोर्शन लिखते हैं। कैथोड में क्या होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है, उसको हम लोग लिखते हैं राइट में। मिडिल में क्या रहता है, सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में कौन सा चीज़ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा चीज़ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैग्नीशियम Mg से Mg2 पॉजिटिव बन गया, मतलब देयर इज ए पॉजिटिव चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो क्या होता, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे कि MgS से
सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, सिंगल ऐसा लाइन होगा, फिर Mg2 पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है 0.130 मोलर, मतलब 13 मोलर भी लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, फिर रिडक्शन कौन सा हो रहा है, तो ऑब्वियसली 2Ag पॉजिटिव था, यहाँ पे +1 था उसका चार्ज, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड यहाँ पे 0 हो गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, उसके पास Ag पॉजिटिव था, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। Ag पॉजिटिव था 0.01 मोलर का, वो चेंज होके AgS बन गया। सो दिस इज आवर सेल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक हम लोग का सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नर्स्ट इक्वेशन देखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन देख के मतलब हम लोग EMF कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों का नर्स्ट इक्वेशन मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया था, इट इज़ E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस, ठीक है, माइनस, अभी देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्योंकि 298 केल्विन में हो रहा था, तो मैंने 298 केल्विन वाला एक तुम लोगों को एक्स्ट्रा करके फॉर्मूला दिया था, एंड स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला दिया था, तो तुम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 298 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग अभी क्या होगा, लॉग किस किस को लेना है, को लेना है, जिसका तुम लोगों के पास ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, मतलब सॉरी कॉन्सेंट्रेशन पता है। कॉन्सेंट्रेशन किस का पता है, तुम लोगों के पास Mg2 पॉजिटिव का पता है ऑक्सीडेशन हाफ से, एंड Ag पॉजिटिव का पता है रिडक्शन हाफ से। तो ऊपर ऑक्सीडेशन हाफ आएगा, नीचे रिडक्शन हाफ आएगा, तो मतलब Mg2 पॉजिटिव आएगा, Mg2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ag पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन। क्या यहाँ तक सही है, क्या यहाँ तक सही है, थोड़ा सा गलत है। क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ये जब हम लोग सेल रिप्रेजेंट करते हैं तब हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे, क्या है, 2Ag पॉजिटिव है। मैंने बोला था ना AA प्लस BB जब होगा तो क्या हो जाएगा, B⁻B आ जाएगा फॉर्मूला में, ठीक है, तो B⁻B आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, B⁻B मतलब Ag पॉजिटिव के पावर में, Ag पॉजिटिव के पावर में कितना आ जाएगा, ये बाहर होगा, तो Ag पॉजिटिव के पावर में कितना आ जाएगा, इट विल बी 2, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव के सामने भी अगर कुछ नंबर ऑफ मोल्स रहता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रहता तो हम लोग वो भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा। तो यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को, E सेल ही कैलकुलेट करना है। E0 सेल दिया हुआ है क्या, E0 सेल दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, 3.17 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 3.17 पुट कर देता हूँ। 0.0591, इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हुआ 2, ठीक है, लॉग Mg2 पॉजिटिव का था 0.13, Ag पॉजिटिव का था 0.01 उसका स्क्वायर, ठीक है। सो 3.17 माइनस, इसको तुम लोग डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, इट विल बी अराउंड 0.0296, ऐसा 5 में पकड़ लेता हूँ, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर लॉग 0.13 डिवाइडेड बाई 0.0001 ऐसा आएगा, ठीक है। सो इट विल बी नथिंग बट 3.17 माइनस 0.02955 लॉग, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी 1300, ठीक है, 1300। अभी लॉग 1300 को कैसे निकालोगे, वो भी ऐसा ट्रिक देके भी तुम लोग निकाल सकते हो, और आइदर तुम लोगों को वैल्यू दिया रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लॉग 1300 का वैल्यू पुट कर देंगे, सो 3.17 माइनस 0.02955, ये तुम लोगों को दिया रहा ही होगा। स्टैंडर्ड वैल्यू अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो वो दिया रहा होगा, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं दिया रह सकता है वो मैं तुम लोगों को मेंशन कर ही दूंगा। इन दोनों को प्लस करोगे इट विल बी अराउंड, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 3.17 माइनस 0.092 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको हम लोग प्लस माइनस कर देंगे तो 3.078 वोल्ट आ जाएगा तुम लोगों का फाइनल EMF ऑफ द सेल, मतलब ई सेल का वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन में एक चीज़ नोट करके रख देना, ठीक है, एक चीज़ तुम लोगों का नोट करके रख देना, कभी कभार क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देता है, तुम लोगों को डायरेक्ट E0 सेल नहीं देता है, ठीक है। तो तब क्या करना है, मतलब मैं तुम लोगों को एक नोट लिख के दिखाता हूँ। नोट में मैं लिख देता हूँ, सेम क्वेश्चन रह सकता है, जहाँ पे ऐसा गिवन E0 सेल दिया रहा था ना, गिवन E0 सेल 3.17 वोल्ट था, 3.17 वोल्ट था। कभी कभार ये नहीं दिया रहा होगा, कैसा दिया रहा होगा, ऐसा रहा होगा कि E0 Mg2 पॉजिटिव से Mg इट इज़ माइनस 2.37 वोल्ट, E0 Ag पॉजिटिव से Ag इट इज़
प्लस 0.80 वोल्ट। यहाँ से तुम लोगों को ई नॉट सेल कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ से ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करोगे, ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों को प्लस कर दोगे, सॉरी दोनों को माइनस कर दोगे, मतलब रिडक्शन हाफ से ऑक्सीडेशन हाफ को माइनस कर दोगे, तो 0.80 से माइनस 2.372 कर दोगे, सो इट विल बिकम 3.17 अगेन। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। कभी कभार जो रिडक्शन, मतलब सिंपल सा बात है, रिडक्शन हाफ को माइनस करोगे ऑक्सीडेशन हाफ से, रिडक्शन हाफ को माइनस करोगे ऑक्सीडेशन हाफ से, फिर तुम लोगों को ई नॉट सेल मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो ए वे जैसे तुम लोगों को क्वेश्चन घुमा सकता है। सो इसको लेके डरना नहीं है, ईजी ही आएगा, सिर्फ तुम लोगों को वैल्यूज पुट करना है। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा टफ आता है, लास्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा टफ आ सकता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, लेकिन ईजी ही आएगा, मतलब ओवरऑल द क्वेश्चन विल बी ईजी। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो सिंपल सा बात है, फिर से हम लोगों को ये वाला तुम लोगों को स्टैंडर्ड जो तुम लोगों को इक्वेशन दिया रहा होगा वहाँ से तुम लोगों को आधा कैलकुलेशन को करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ई नॉट सेल दिया रहा होगा, ई नॉट सेल अगर नहीं दिया रहा होगा, इस टेक्निक से अगर तुम लोग ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा तो तुम लोग निकाल पाओगे, मैं आशा करता हूँ। फिर यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई करना है। मैं तुम लोगों को पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल मतलब ई नॉट सेल एट 298 केल्विन दिया हुआ है ना, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये मतलब स्टैंडर्ड 298 केल्विन में ही कैलकुलेट करता है। इट इज 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ के सी, ठीक है, लॉग ऑफ के सी होता है। फिर यहाँ से हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के सी को ही फॉलो करना है। अभी हम लोग को चाहिए क्या, चाहिए हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोगों के पास ऑलरेडी सब कुछ है। क्या क्या है, सिर्फ हम लोगों को एन का वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 Ag से Ag 2 Ag है, एंड यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से हम लोगों को एन का वैल्यू मिल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो ई नॉट सेल कितना है, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग के सी। सो मैं यहाँ से लॉग के सी का वैल्यू निकाल सकता हूँ, लॉग के सी का वैल्यू विल बी 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.0591, सो इट विल बी अराउंड कितना आ जाएगा, अराउंड इट विल बी 15.56 आ जाएगा। ठीक है, सो लॉग के सी इज 15.56, तो के सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंटी लॉग 15.56, एंटी लॉग 15.56 इज नथिंग बट 10 टू द पावर 15.56। ठीक है, तो इसका वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ तक रखने से ही हो जाएगा। अगर बाई चांस तुम लोगों के पास गिवन रहा होगा कि एंटी लॉग ऑफ दिस इज इतना, तो यहाँ पे पुट कर देना, वरना नहीं रहा होगा, मतलब तुम लोग डायरेक्टली ऐसे ही 15.56 ही कर लेना। ठीक है, चलो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पासिंग ए स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर विथ थ्रू एन AgNO3 सॉल्यूशन डिपॉजिट्स 1.45 ग्राम ऑफ Ag। ठीक है, 1.45 ग्राम ऑफ Ag। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि AgNO3 में Ag इज पॉजिटिव। ठीक है, Ag पॉजिटिव से हम लोगों के पास क्या आ रहा है, Ag आ रहा है, मतलब सिल्वर डायरेक्टली आ रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। तो Ag पॉजिटिव से जब तुम लोग Ag में जाओगे तो कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ पे यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितना है, 1 है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, गिवन लिख सकते हैं। गिवन क्या क्या है कि आई है 1.5 एम्पेयर, ठीक है, एंड मास कितना है 1.45 ग्राम। ठीक है, 1.45 ग्राम मास है। अभी इक्विवेलेंट मतलब एटॉमिक मास ऑफ Ag कितना है, एटॉमिक मास ऑफ Ag इज 108। इक्विवेलेंट मास भी कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag भी कितना हो जाएगा, 108 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व। सिंपल सा बात है, देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व फॉर मेकिंग 1 मोल ऑफ जो सिल्वर है। ठीक है, 1 मोल ऑफ सिल्वर है 108 ग्राम में। अभी देखो मोलर मास अगर 108 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड कैसे निकालोगे कि मास बाई मोलर मास होगा। मोलर मास या एटॉमिक मास तुम लोग पकड़ लो, एटॉमिक मास है। सो यहाँ पे मास कितना है 1.45 ग्राम है, एंड मोलर मास कितना है 108 है। सो अगर तुम लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.0134 ऐसा आएगा। ठीक है, या ऐसे ही रख दो, अगर तुम लोगों को अभी कैलकुलेट नहीं करना, लास्ट में जाके सब कैलकुलेट करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे ही रख दो। फिर हम लोगों को क्या पता है, फैराडे के लॉ के हिसाब से क्या पता है कि Q इज इक्वल टू एन एफ, Q इज इक्वल टू एन एफ। तो यहाँ पे हम लोग Q कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू N, मतलब यहाँ पे 0.0134, एंड फैराडेज कांस्टेंट इज
कितना होता है 96500, so it will come at around 1297 के आसपास, 1297 कूलम। तो अगर चार्ज है 1297 कूलम, हम लोगों को पता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q इज 1297 कूलम इज इक्वल टू आई कितना था, आई हम लोगों के पास था 1.5 एम्पेयर इंटू टी। यहाँ से हम लोग को टी ही चाहिए ना, टी इज इक्वल टू 1297 डिवाइडेड बाई 1.5, it will come at around 863 point something, 864 के आसपास आ जाएगा, अराउंड 864, दैट इज सेकेंड्स में। या फिर तुम लोग अगर इसको ऐसा करोगे डिवाइडेड बाई 60 कर दोगे तो मिनट्स में आ जाएगा, 14.41 मिनट्स में आ जाएगा, 14.41 मिनट्स के आसपास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा। सिंपल सा बात है, हम लोगों को फैराडेज का लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, फैराडे का लॉ अप्लाई करना है, और फिर हम लोगों को जो चार्ज का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये वाला भी अप्लाई करके हम लोगों को निकालना है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देयर कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे कितना मतलब कौन सा सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है, कौन सा मेटल डिपॉजिट हो रहा है, इसके ऊपर चेंज करके थोड़ा सा चेंजेस भी आ सकता है क्वेश्चन में, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन इस सेम पैटर्न का ही रहेगा। ठीक है, इजी है, सिंपल है, कर पाओगे आशा करता हूँ मैं तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि कॉन्डक्टिविटी ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर इतना मिथानोइक एसिड इज इतना, कैलकुलेट इज मोलर कॉन्डक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ द लिमिटिंग मोलर कॉन्डक्टिविटी इज 404। ठीक है, सिंपल सा बात है। देखो कॉन्सेंट्रेशन गिवन क्या क्या है, मैं लिख देता हूँ। गिवन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर, कॉन्डक्टिविटी इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -5। अभी लिमिटिंग मोलर कॉन्डक्टिविटी लैम्डा कैपिटल लैम्डा एम इज इक्वल टू 404। ठीक है, 10 टू द पावर 5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, सिंपल सा बात है। देखो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C। ठीक है, मतलब K मतलब यहाँ पे K मतलब कुछ भी नहीं है, कॉन्डक्टिविटी है। ठीक है, तो लैम्डा एम का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, K का वैल्यू पता है 8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये कुछ आ जाएगा 40 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने बताया था, अल्फा का वैल्यू कितना होता है लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। ठीक है, कैपिटल में, सो इट विल बी 40/404 और इट विल बी इक्वल टू 0.098 समथिंग, तो 99 पकड़ सकते हो। ठीक है, सिंपल सा बात है, अल्फा का वैल्यू इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यही है, सिंपल सा मैथ आता है। देखने में बहुत भारी भरकम मैथ होगा लेकिन ईजी है। ठीक है, ईजी है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है, कॉन्डक्टिविटी कौन सा है, एंड मोलर लिमिटिंग मोलर कॉन्डक्टिविटी कौन सा है, इसको अगर तुम लोग देख पा रहे हो सिर्फ फार्मूला में बिठाना है, फार्मूला को सिर्फ याद करके जाना है। ये वाला जो फार्मूला है ये याद करके जाना है। अल्फा का फार्मूला मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले वीडियो में भी बोला था, ये वाला सिर्फ लर्न करके जाना है। लर्न करके मतलब याद करके जाना है, नॉट गो ऑन लर्निंग, क्योंकि अभी तो याद ही रहेगा, कल ही एग्जाम है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर ए 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया मोलर मास इतना दिया है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, या फिर तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, पाई इज इक्वल टू N/VRT, मतलब नंबर ऑफ मोल्स VRT। और भी तुम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स का भी तुम लोग लिख सकते हो कि W2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ 2 इंटू V। ठीक है, अभी हम लोगों के पास गिवन क्या क्या है, अभी गिवन से हम लोगों को चीज़ें निकालना है। 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, 5% सोल्यूशन मतलब 5% सोल्यूशन ऑफ किसी चीज़ का मतलब इज 5 ग्राम डिजॉल्व है 100 ml में, 5 ग्राम डिजॉल्व है 100 ml में। ठीक है, 5 ग्राम डिजॉल्व है 100 ml में, तो तुम लोगों के पास सब कुछ यहाँ से आधा तो मिल ही गया। ठीक है, मोलर मास तुम लोगों के पास है, ये तो W2 हो गया, ये वाला मोलर मास तुम लोगों को दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 300 केल्विन, आर का वैल्यू तुम लोगों को पता है 0.0821। ठीक है, और क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ बिठा दो तो पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, W2 आ गया मेरा 5 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 60 इंटू वॉल्यूम 100 ml। ठीक है,
इसको अगर अभी तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 20.525 ATM में आता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में कैलकुलेट होता है, सो ATM आ जाएगा। खत्म, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा तुम लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, अभी इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे समझ समझ के सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करना है, देखो अच्छे से पढ़ना है हम लोग को। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिकुलर फॉर्मूला इतना C8H8O फॉर्म से ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद ब्रेडिस रिएजेंट। ब्रेडिस रिएजेंट मतलब 2,4-DNP टेस्ट हो रहा है, ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट हो रहा है। गिव्स ए येलो प्रेसिपिटेट C ऑन हीटिंग विथ आयोडाइन एंड NaOH, ठीक है। मतलब यही कंपाउंड एक बार तो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है एंड एक बार क्या दे रहा है, येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। ऑरेंज रेड किसके साथ दे रहा है, ब्रेडिस रिएजेंट के साथ 2,4-DNP के साथ, एंड प्रेसिपिटेट C दे रहा है आयोडीन एंड NaOH के साथ, ठीक है। फिर इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस नॉर फीलिंग्स रिएजेंट, टॉलेंस भी नहीं करता, फीलिंग्स भी नहीं करता। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑक्सीडेशन में इट गिव्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला ये है C7H6O2, आइडेंटिफाई A to D। सिंपल सा बात है, छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर, मैं एक बार समझा देता हूँ सिंपली, ऐसा टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा मैंने नहीं देखा है, एक बार ही आया था 2022 में आया था, ठीक है। इसके अलावा भी मैं और 2-3 क्वेश्चन इस PDF के अंदर ही मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वो वाला भी तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, अगर बाई चांस थोड़ा क्वेश्चन टफ है तो इस तरह का आ सकता है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके कैसे इसको सॉल्व करना है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिकुलर फॉर्मूला इतना फॉर्म से ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बी विद ब्रेडिस रिएजेंट, मतलब 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है। अभी 2,4-DNPH टेस्ट क्या कौन सा देता है, A + 2,4-DNPH अगर दे रहा है, A for 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, मतलब ये क्या होगा, आइदर इट विल बी एन एल्डिहाइड और इट विल बी ए कीटोन, मतलब कीटोन एंड एल्डिहाइड ही दे रहा है, मतलब इट कंटेन्स ए कार्बोनिल ग्रुप, सिंपल सा बात है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, ठीक है, आयोडोफॉर्म के साथ, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ठीक है। इट गिव्स ए येलो प्रेसिपिटेट, मतलब देर इज ए मिथाइल कीटोन ग्रुप। ए के साथ अगर I2 + NaOH हो रहा है, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इट विल हैव अ मिथाइल कीटोन ग्रुप, इट विल हैव अ मिथाइल कीटोन ग्रुप, मतलब COCH3 होना ही पड़ेगा, COCH3 ग्रुप एक रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ पता चल गया। फिर इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस और फीलिंग्स रिएजेंट, मतलब ए के साथ टॉलेंस दे दो या फीलिंग्स दे दो, एक भी रिड्यूस नहीं करता, देयर विल बी नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब क्या कंफर्म हो गया, एल्डिहाइड तो नहीं है, दिस इज ए कीटोन, दिस इज अ कीटोन नॉट एन एल्डिहाइड, कीटोन इज कन्फर्म्ड, एंड मिथाइल कीटोन है, मतलब एक मिथाइल ग्रुप है कीटोन के साथ, COCH3 है। फिर ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, अभी हम लोगों के पास COCH3 ग्रुप है, C8H8O है। अभी देखो C8H8O से अगर हम लोग COCH3 मतलब इसको हटा देंगे, मतलब एक कार्बन गया, 2 कार्बन गया, एंड एक ऑक्सीजन गया, 3 हाइड्रोजन गया, तो मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन। अगर मैं इधर से एक सपोज सिंपल सा एक बात समझो, देखो मैं नेक्स्ट पेज में लेके जा रहा हूँ, C8H8O है, इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज माइनस कर रहा हूँ CaCH3 को, क्योंकि मुझे पता है ये तो अलग एक ग्रुप है ही, COCH3 तो अलग एक ग्रुप है, तो 2 कार्बन यहाँ से जा रहा है, तो मेरे पास बचा क्या है, C6 बचेगा। हाइड्रोजन कितना जा रहा है, हाइड्रोजन H3 जा रहा है, मतलब H5 होगा। फिर एक ऑक्सीजन चला गया, तो एक ऑक्सीजन तो चला गया, मतलब O C6H5 के साथ COCH3 जुड़ा रहेगा, ऐसा होगा। C6H5 के साथ COCH3 जुड़ा है, C6H5 के साथ COCH3 जुड़ा है, मतलब C6H5 जब भी देखोगे इट इज नथिंग बट अ बेंजीन रिंग, C6H5 इज नथिंग बट अ बेंजीन रिंग, उसके साथ COCH3 जुड़ा हुआ है। सो कंपाउंड A इज नथिंग बट एसिटोफिनॉन, दिस इज अ एसिटोफिनॉन, ठीक है, एसिडोफिनॉन है। और फिर हम लोगों को सब कुछ जितना भी है सब कुछ लिखना पड़ेगा, मतलब A to D दिया हुआ है ना, सो A इज एसिडोफिनॉन। फिर प्रेसिपिटेट B बना रहा है ब्रेडिस रिएजेंट के साथ, सो ब्रेडिस रिएजेंट के साथ हम लोग रिएक्शन को देखेंगे। यहाँ तक हम लोगों का दिस इज आवर थिंकिंग, लिखना तुम लोग, मतलब ये भी तुम लोग लिख ही सकते हो कि दिस इज जो तुम लोग सोच रहे हो ऐसे करके भी लिख सकते हो, लेकिन A हम लोगों को पता चल गया, इट इज नथिंग बट एसिडोफिनॉन, ठीक है। एसिडोफिनॉन जब
ये वाला कंपाउंड जब 2,4-DNPH मतलब ब्रेजिन 2,4-DNP के साथ करेगा, ब्रेडिस रिएजेंट के साथ करेगा, तो क्या बनाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनाएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा रिएक्शन, मतलब बी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा। सी ओ तो चला जाएगा, मतलब CH3 बचा रहेगा। ओ की जगह पे क्या आ जाएगा, NH2, फिर यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2। दिस इज 2,4-DNPH डिराइवेटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम भी लिख देता हूँ। ये हो जाएगा एसीटोफिनॉन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। मैं एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं क्योंकि जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्राजोन, ये तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिनाइल हाइड्राजोन एक ही लाइन में होगा बाय द वे। हाँ ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। फिर सी देखना पड़ेगा, सी क्या होगा, यही है सी। सी इज नथिंग बट ये एसिडोफिनोन के साथ आयोडोफॉर्म टेस्ट का, एसिडोफिनोन के साथ आयोडोफॉर्म टेस्ट जब होगा, सो इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड CH3 चला जाएगा तो C डबल बॉन्डेड ONA बन जाएगा एंड CH3 आई देगा, तो C इज आयोडोफॉर्म। जो येलो प्रेसिपिटेट जिसके बारे में बोल रहा था ना, तो CH3 आई है, वो है आयोडोफॉर्म। एंड डी के बारे में हम लोगों को देखना है, डी क्या होगा, एसिटोफिनोन का ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, मतलब एक्सेसिव ऑक्सीडेशन जब हम लोग करेंगे, C डबल बॉन्डेड CH3, इसका अगर जब हम लोग एक्सेसिव ऑक्सीडेशन करेंगे, सपोज किसके साथ कर सकते हैं, H2C2O4 के साथ कर देते हैं, H2CrO4 के साथ कर देते हैं। ठीक है, H2CrO4 के साथ जब हम लोग कर देंगे तो कुछ क्या हो जाएगा, C डबल, ये ऐसा आ जाएगा, सिंपल सा बात है। C डबल बॉन्डेड O तो है ही और OH आ जाएगा, सो इट विल बी नथिंग बट बेंजोइक एसिड। तो हम लोगों के पास A to D सबका रिएक्शन का पता चल गया, क्या क्या होगा, एसिडोफिनॉन होगा, ये डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन होगा, आयोडोफॉर्म होगा एंड बेंजोइक एसिड होगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड का तुम लोग एक बार मोलर मतलब जो एक ये वाला है क्या दिया हुआ है, C7H6O2 है, इसको भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो एक बार देख के। C7 ही होगा क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, C7, फिर हाइड्रोजन कैलकुलेट करना, ऑक्सीजन कैलकुलेट करना, यही आएगा। ठीक है, इट विल बी नथिंग बट बेंजोइक एसिड। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चंस और 2-3 भी आ सकता है, मैं यहाँ पे ही इस PDF के ही लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, 2 पेज मैं यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ, इस पेज में तुम लोगों को क्वेश्चन और भी मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन मैं और दे दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होगा, ईजी सा ही क्वेश्चन होगा, ये वाला भी देख लेना। एंड जैसा कि मैं तुम लोगों को बोल चुका हूँ कि एक बार मतलब जो वीडियो के एंड में, मतलब वीडियो के कमेंट, लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पूछा था, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो ही रहा है तो मैं बोल देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के बारे में पूछा था, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट देखो, मैं तो बोल रहा था कि ऑल ही पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। उसका वीडियो भी मैंने उसका वीडियो अलग से बना रखा है, उसका वीडियो भी तुम लोग देख सकते हो। अगर फिर भी तुम लोगों को अभी भी मतलब नहीं, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, टाइम भी नहीं है, तो 2-3 पढ़ के जाना, जैसा कि टॉलेंस का पढ़ के जाना, फेलिंग्स का पढ़ के जाना। ठीक है, फेलिंग्स पढ़ के जाना, आयोडोफॉर्म पढ़ के जाना, लूकस रिएजेंट का मतलब जो लूकस टेस्ट है वो पढ़ के जाना, हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो पढ़ के जाना, एंड कार्बेलामाइन का पढ़ के जाना, ये सब थोड़ा सा पढ़ के जाना। फिर उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ का पढ़ के जाना थोड़ा सा। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या क्या पढ़ना है तुम लोगों को, फिनॉल वर्सेस एल्कोहल वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप अगर रहेगा इसके साथ, प्लस अगर सपोज NO2 है, CH3 है, CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ के जाना एमाइंस का, बेसिक स्ट्रेंथ किसका, एमाइंस का पढ़ के जाना। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़ा पढ़ के जाना। बॉइलिंग पॉइंट्स में ये रहना कि जितना ब्रांचिंग होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, ब्रांचिंग रिड्यूसेस। बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं देखूँ तो जितना ब्रांचिंग होगा, इफ़ देयर इज ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज्ड। एल्कोहल वर्सेस एथर का,
अल्कोहल वर्सेस एथर का भी बॉइलिंग पॉइंट्स एक बार भर के जाना, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, SN1 SN2 इंपॉर्टेंट है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्किन्स टू एल्कोहल्स इंपॉर्टेंट है। एंड कन्वर्जन में एक चीज़ देख के जाना, अगर बाई चांस कन्वर्जन आ गया, एक चीज़ तुम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन है जो आता है, अगर स्टेप अप हो रहा है मतलब स्टेप अप हो रहा है मतलब कार्बन अगर ऐड हो रहा है तो KCN को हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा टू ऐड कार्बन, ठीक है। मतलब स्टेप अप अगर हो रहा है, एक कार्बन ऐड हो रहा है तो KCN का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर स्टेप डाउन अगर हो रहा है मतलब कार्बन डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो रहा है, याद रखना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप डाउन मतलब कार्बन रिड्यूस हो रहा है, टू रिड्यूस कार्बन, ये वाला चीज़ याद रखना है, ठीक है। स्टेप अप में KCN को यूज़ करना है, स्टेप डाउन में हॉफमैन ब्रोमाइड को, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमाइड को डिग्रेडेशन, ब्रोमाइड में लिख दिया, ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा टू रिड्यूस कार्बन, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ के जाना, ऑर्गेनिक में तुम लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स कैरी हो जाएगा। और इसी के साथ मैं ये लेक्चर को करता हूँ ख़त्म, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट दिन में। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। तुम लोगों ने बहुत सा प्यार दिखाया हम लोगों को बायोलॉजी वाले वीडियो में, फिजिक्स वाले वीडियो में, एंड अभी जो केमिस्ट्री वाला भी वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, केमिस्ट्री का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो उस वीडियो में भी तुम लोगों ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिखाया। बहुत सारा कमेंट्स भी आया था, कैसा कैसा कन्फ्यूजन्स था, बहुत सारा कमेंट्स था जो अप्रिशिएट कर रहा था। एक कमेंट जो मुझे बोल रहा था कि मेरा वॉइस RJ बकेट लिस्ट के RJ के जैसा है। सो थैंक यू फॉर दैट कॉमेंट। मुझे पता नहीं था कि ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है। तो चलो, अगर तुम लोगों को लगा है कि मैं RJ के जैसा वॉइस साउंड कर रहा हूँ तो अच्छा ही है कुछ। तो ठीक है, तो बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस को प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी थोड़ा सा प्यार दिखा देना, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम लोगों ने 1000 का फैमिली क्रॉस कर लिया है, हम लोगों का पहला माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम लोगों को मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए, तुम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। उसका भी बहुत सून तुम लोगों का अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो हम लोग वीडियो का सीरीज़ लाने वाले हैं उसका अनाउंसमेंट बहुत सून होगा। मैं थोड़ा सा स्पॉइलर अभी मैंने दे दिया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फोकस्ड होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग अच्छे से पढ़ते रहो। अभी बोर्ड्स का एग्ज़ाम तुम लोगों को क्लियर करना है, और फिर उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाएंगे। तो तब तक के लिए तुम लोग थोड़ा सा सिर्फ हम लोगों के साथ बने रहना, थोड़ा सा प्यार दिखाते रहना, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल मिल जाए तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस लाने के लिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो को तुम लोग पता है कि वो ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहा है, 60+ कॉमन्स आ रहा है, 90% तो गारंटीड है कि कॉमन आएगा ही। सो प्लीज़ ये वाला जो टॉपिक्स है जो मैं बोल रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल्स में बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से फॉलो करके जाना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि तुम लोग भी कल 90% स्कोर कर पाओ, ठीक है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, ये वीडियो लाइव होने के बाद थोड़ा सा देख लो, पूरा वीडियो देख लो, एक सीटिंग में देख लो, फिर इसका PDF तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में 2 PDF मिल जाएगा, देयर विल बी 2 PDFs, ठीक है। मैं लास्ट के कुछ साल का जो क्वेश्चन वाला PDF है उसको एक्सट्रैक्ट करके मैंने एक PDF बना लिया है, वो PDF भी अपलोड हो जाएगा। ये जो लेक्चर नोट्स है ये भी तुम लोगों को ऐड हो जाएगा। लेक्चर नोट्स में 2-3 क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा, तो लेक्चर नोट्स डाउनलोड करके देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये वीडियो अराउंड 12 बजे के आसपास तुम लोगों का लाइव हो चुका है, तुम लोग देख रहे हो। तो अभी सिर्फ तुम लोग न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो, रिवाइज करो। जितना न्यूमेरिकल्स मैंने बताया है इसके बाहर आने का चांसेस बहुत ही कम है। सो दिस आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स जो आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, यहाँ से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम विल बी कॉमन, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से कल, मतलब एनालिसिस वाले वीडियो में। तब तक के लिए तुम लोग अपना ख्याल रखना, रिवाइज करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं मिलता हूँ कल शाम अराउंड 8-9 बजे के तरफ, 8-9 बजे के आसपास एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।